हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 1, इसका लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये लेक्चर हम। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने ये सब पूरा पढ़ लिया था। हमने मुझे लगता है मैकेनिकल वेदरिंग वाला पार्ट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमें अभी स्टार्ट करना था हमारा केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रॉक में मिनरल और वाटर मिलके कैसे एक रॉक की वेदरिंग करते हैं, वो मैंने आपको डायग्राम के हेल्प से समझाया था। ठीक है, तो अभी देखिए केमिकल वेदरिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी बोली गई है करने के लिए। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है, ग्लास में पानी भरना है और उसके अंदर 3 या 4 चॉक के पीसेस ऐसे आपको डाल देने हैं। ठीक है, फिर आपको बोला गया कि अगले दिन देखो कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने तो ये चीज़ अपने साइंस से पढ़ी होगी ना कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अब पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि पानी के अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती है यानी कि घुल जाती है ना। तो जब आप ये 3 चॉक के पीसेस इसके अंदर डाल दोगे और एक दिन बाद जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो चॉक के पीसेस थे ये पूरे के पूरे पानी के अंदर डिजॉल्व हो गए। ठीक है, आपसे पूछा गया कि डिड द कलर ऑफ द वाटर चेंज। तो हाँ, वाटर का कलर तो चेंज होगा क्योंकि चॉक उसमें डिजॉल्व हो चुका है ना। व्हाट हैपेंड टू द चॉक, चॉक डिजॉल्व हो गया था पानी में। ठीक है, पानी में घुल गया था चॉक। ठीक है, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब आपको इस एक्टिविटी 2 में क्या बोला गया है कि आपको कुछ आयरन नेल्स लेने हैं, यानी कि आपको कुछ आप बोल सकते हो ना, हिंदी में बोलते हैं ना खील आपको लेनी है जो कि लोहे की बनी है। लोहा यानी कि आयरन की बनी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, गीला कपड़ा लेना है, उस गीले कपड़े के ऊपर ऐसे ये सारे नेल्स को रखना है और उसको ऐसे लपेट देना है। देखो ऐसे करके आपको उसको लपेट देना है, सेम ये तरीके से आपको लपेट देना है। ठीक है, और फिर आपको इसको 2 दिन तक ऐसे ही आपको छोड़ देना है। ठीक है, 2 दिन बाद जब आप देखोगे इस कपड़े को, जब आप खोल के देखोगे आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे ये जो आयरन के टुकड़े थे, जो नेल्स के टुकड़े थे, ये तो वैसे ही है, लेकिन क्या हुआ, इनके ऊपर एक रेडिश कलर की लेयर आ गई। देखो रेड कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा ना आपको, देखो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आपको देखो, रेड और ब्राउन कलर की देखो। और यहाँ पे कुछ आपको छोटे छोटे आयरन के पीसीस भी देखने को मिलेंगे जो कि ऐसे टूट के अलग हो गए, आयरन से टूट के अलग हो गए हैं। और जो कपड़ा है उसके ऊपर आपको रेड कलर के स्टेन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि लोहा जो होता है ना, एटमॉस्फेयर के में जो ऑक्सीजन और वाटर होता है, इन दोनों के साथ रिएक्शन करके लोहा ना रस्ट बना देता है। रस्ट बनाता है मतलब क्या होता है कि वो जंक बना लेता है, लोहे के ऊपर जंक लग जाता है और उस जंक के अंदर लोहा डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व होकर लोहा ऐसे अलग हो जाता है, अपने पेरेंट वाले जो नेल है उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी यही एग्जांपल आपको दिया गया कि पानी के अंदर लोहा भी डिजॉल्व हो गया। ये आपको समझाना चाहिए, लोग एक्टिविटी से क्या बताना चाहिए कि पानी के अंदर जब लोहा भी डिजॉल्व हो सकता है तो ऑब्वियस ही बात है कि अर्थ की ज़्यादातर चीज़ें पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आर देयर एनी स्टेन्स ऑन क्लॉथ। हाँ, आपको रेड कलर का स्टेन दिख रहा है यहाँ पे। विच कलर आर दे, देखो रेड कलर का है तो मैंने पहले ही बोल दिया। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द स्टेन, अब रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि हवा के अंदर जो वाटर और ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्शन करके जो आयरन होता है वो अपना ऑक्सीडेशन करवा लेता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाटर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल वेदरिंग। ठीक है, केमिकल वेदरिंग में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब क्यों होता है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिकल वेदरिंग में। रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मिनरल। तो अब रॉक के अंदर ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, ये तो, और मिनरल्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल होते हैं मतलब क्या, कि अगर आप इन मिनरल्स को पानी के अंदर घोलोगे ना तो वो घुल जाएंगे। कैसे घुलेंगे, जैसे आप नमक डालते हो पानी में या फिर शक्कर आप पानी में डाल के ऐसे मिक्स करते हो तो घुल जाते हैं ना, वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, है ना। कुछ देर बाद आपको दिखते ही नहीं वो लोग पानी में, क्योंकि वो लोग पानी में घुल गए हैं। ठीक है, सेम वैसे ही मिनरल्स भी जो कि पत्थर के अंदर प्रेजेंट है वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे देखो छोटे छोटे पत्थर, छोटे बड़े हर एक टाइप के पत्थर जो होते हैं और सबके अंदर मिनरल्स होते हैं। तो अब जब रेनी एरियाज होते हैं वहाँ पे जब रेन होती है तो क्या होता है कि वो पानी ना पत्थर के अंदर चले जाता है। अब जब वो पानी पत्थर के अंदर चले आता है क्योंकि पत्थर उसको सोख लेता है, तो क्या होता है कि जब ढेर सारा पानी एक्यूमुलेट हो जाता है पत्थर के अंदर तो उसके बाद जो मिनरल्स है ना पत्थर के अंदर, छोटे छोटे जो मिनरल्स होते हैं वो उसके अंदर डिजॉल्व होने लगते हैं। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो देखो ऐसा होता है, वो देखो अभी मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ साइड में। ठीक है, अभी मान लो ये एक पत्थर है, ये पत्थर के अंदर ढेर सारे अलग अलग टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब जब बारिश होगी
जब बारिश हो रही है, देखो ऐसे ऐसे इस पे बारिश हो रही है, तो यहाँ पे ढेर सारे वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। अब इस पानी के अंदर ना ये सारे मिनरल्स घुल जाते हैं, देखो ऐसे घुल के ना ये सारे मिनरल्स पानी के अंदर घुल जाते हैं। तो अब क्या होता है, ये पानी के अंदर घुल जाते हैं और पत्थर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पत्थर होता है वो अंदर से खोखला हो जाता है। अब क्योंकि वो पत्थर अंदर से खोखला, देखो उसके अंदर के सारे मिनरल्स ऐसे गायब होने लगेंगे, ये देखो गायब हो गए। तो अब ये सारे मिनरल्स भी इसके अंदर से हट जाएंगे, ठीक है। अगर हटाना है तो मैं यहाँ पे एक वाइट कलर का ये बना, देखो सारे मिनरल्स इसके अंदर से हट गए। अब क्योंकि मिनरल्स इसके अंदर से हट गए तो पत्थर के अंदर कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। अब ये कमजोरी बढ़ती रहेगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये पत्थर इतना कमजोर हो गया रहेगा कि इसके सारे मिनरल्स पानी के अंदर घुल के चले गए होंगे, तो इसकी वजह से पत्थर टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग बाय वाटर, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस बिकॉज द मैटर हैज डिजॉल्व इन वाटर, हाँ क्योंकि जो उसका मैटर है पत्थर का वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया है। एंड दोज मटीरियल्स डू नॉट डिजॉल्व इजीली इन वाटर गेट डिजॉल्व इन सच सोल्यूशन। अच्छा, तो यहाँ पे आपको एक एसिड रेन, ये जो सोल्यूशन है ना, इन एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल केमिकल वेदरिंग अकर्स इन द फॉलोइंग वे। तब देखो कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो सिर्फ पानी के अंदर नहीं घुलते, वो एसिडिक रेन के अंदर घुलते हैं। देखो अगर आप कोई शहर में, मुंबई जैसे आप, अगर आप कोई शहर में रहते हो, मुंबई या पुणे जैसे आप शहर में रहते हो, तो ना आपके यहाँ पे जो बारिश होती है वो प्योर बारिश नहीं होती। कभी भी बारिश का पानी मत पीना, क्योंकि वो जो बारिश का पानी होता है ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हो कैसे बनता है। द रेन वाटर दैट ट्रेवल्स टू द एटमोसफियर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। जब जो रेन वाटर होता है वो ग्राउंड से पहुंचने से पहले द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर गेट्स मिक्स विद द एयर विद दिस प्रोसेस, विद द वाटर इन दिस प्रोसेस। तो क्या होता है कि जब बारिश होती है तो जो पानी ऊपर है ना, जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है उतने ही टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल जाता है और बना देता है एसिडिक रेन। डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड गेट्स फॉर्म, तो ये एसिड डाइल्यूट होता है, ठीक है। क्योंकि ये एसिड डाइल्यूट होता है इसलिए हमारी स्किन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी स्किन जलेगी नहीं, भले से ये एसिड है लेकिन हमारी स्किन नहीं जलेगा क्योंकि ये डाइल्यूट है, ठीक है। मटीरियल्स लाइक लाइमस्टोन गेट इजीली डिजॉल्व्ड इन सच एसिड्स। अब एक लाइमस्टोन एक मटीरियल होता है जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट भी आप बोलते हो, तो वो मटीरियल बहुत सारे पत्थर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो इस एसिड रेन में डिजॉल्व हो जाता है। वो बनता कैसे हम देखते हैं। देखो जब वाटर है, आपको ये तो पता ही होगा ना, रिएक्शन लिखनी तो आपको आती होगी, आप 9th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है। देखो जो H2O है वो CO2 के साथ मिल जाता है, ठीक है। H2O CO2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, देखो H2 तो रहेगा ही। देखो पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 कार्बन है तो यहाँ पे भी 1 कार्बन होगा, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 1, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा CO3, H2CO3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो जो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसिड रेन बनती कैसे है। अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया है आपको। चलिए आपका सोल्यूशन वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। सम मिनरल्स इन द रॉक गेट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि वो मिनरल्स कैसे डिजॉल्व होते हैं, रॉक के जो मिनरल्स होते हैं पानी के अंदर कैसे डिजॉल्व होकर घुल जाते हैं, वो तो अभी हमने देख लिया। अभी आगे देखते हैं। लाइमस्टोन इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल प्रेसिपिटेशन बिटवीन वाटर एंड एल्कली। वाटर और एल्कलाई सोल्यूशन, एल्कलाइन सोल्यूशन हो सकता है आपने अभी साइंस में पढ़ लिया हो, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आप हो सकता है 10th में पढ़ोगे, ठीक है। एल्कलाइन सोल्यूशन मतलब बेसिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो वाटर और ये जो एल्कलाइन सोल्यूशन है, जब ये दोनों प्रेसिपिटेट होते हैं तो हमारा लाइमस्टोन बनता है, ठीक है। एट वडगांव दारिया इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, तो वडगांव एक जगह है जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। लाइमस्टोन गेट्स प्रेसिपिटेटेड केमिकली दैट इज अंडरगोस केमिकल वेदरिंग अगेन, ठीक है। अब देखो लाइमस्टोन तो बन गया, वो प्रेसिपिटेशन के बाद जो हमारा लाइमस्टोन बनने वाला था वो बन गया। अब वो जाता है केमिकल वेदरिंग में। अब केमिकल वेदरिंग में क्यों जाएगा वो, क्योंकि एक सोल्यूशन है ना। कौन सा सोल्यूशन, हमारी जो एसिड रेन, अभी हमने कार्बोनिक एसिड पढ़ा ना, हमने ये H2CO3 हमने पढ़ा था, तो वही इसी सोल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो सोल्यूशन के अंदर ये जो एल्कली प्रेजेंट होते हैं रॉक के अंदर वो डिसॉल्व हो जाते हैं और रॉक अंदर से ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एक चौक देखो, अगर आप एक लोहे का वायर लोगे, पतला सा वायर लोगे और उसको ऐसे बेंड करोगे तो वो लोहे का वायर है, टूटेगा नहीं, वो बेंड हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं, मतलब कि वो ब्रिटल नहीं है। वही अगर आप एक चौक का पीस लोगे, अभी मान लो अगर ये पेन एक चौक रहती और मैं अगर इसको ऐसे तोड़ देता तो ये बीच से ऐसे टूट जाता, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वो ब्रिटल हो गया है, ठीक है। अगर कोई भी चीज टूट जाती है मतलब ब्रिटल है ना। अब रॉक जब एक ब्रिटल हो जाएगा, एक रॉक जब ब्रिटल बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो टूट जाएगा, है ना। तो सेम वही यहाँ पे कहा गया है, जब उस रॉक के जो मिनरल्स है वो डिसॉल्व हो जाएंगे पानी के अंदर तो वो ब्रिटल बन जाएगा, ब्रिटल बनने के बाद आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन आपने हो सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अभी नहीं पढ़ी हो, आप अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता देता हूँ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। दिस इज द प्रोसेस दैट अकर्स इन रॉक विच हैव आयरन प्रेजेंट इन देम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है कि सिर्फ ये उन्हीं पत्थरों में देखा जाएगा जहां पे आयरन प्रेजेंट है, ठीक है।
द आयरन इन द रॉक कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन। तो देखो जब जो आयरन प्रेजेंट है यानी कि जो लोहा जो प्रेजेंट है आपके पत्थर में, जब वो लोहा जो यानी कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक केमिकल रिएक्शन करता है और उस केमिकल रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब क्या होता है, इस रिएक्शन की वजह से जो आयरन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक रेडिश कलर की लेयर में जो कि रॉक के ऊपर आ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊँ इसका, तो ये देखो हमने देखा था, हाँ ये देखो मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में। देखो जो रेडिश कलर की लेयर है ना, ये आयरन है। आयरन देखो यहाँ पे लिखा भी है ऑक्सीडेशन यानी कि केमिकल विदरिंग। ये आयरन देखो पत्थर के अंदर जो आयरन था वो रेडिश कलर का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रस्ट। इसको हम रस्ट बोलते हैं। ये जो रेडिश कलर की लेयर है ना, इसको हम रस्ट बोलते हैं। रस्ट को आप क्या बोल सकते हो? रस्ट को आप ये भी बोल सकते हो कि जंक, जंक जो आप बोलते हो कि लोहे पर जंक लग गया, उसको रस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, व्हेन यू केप्ट द, देखो यहाँ पे अभी आपकी एक्टिविटी बोली गई है, जो अभी अपने एक्टिविटी पिछले लेक्चर में हमने की थी ना, कि हमने कुछ नेल्स के पीसेस लिए थे, उनके ऊपर पानी छिड़क दिया था और उसको एक सॉरी पानी नहीं छिड़का था, हमने वो नेल्स लिए थे और उसे एक वेट क्लॉथ के अंदर ऐसे हमने फोल्ड करके रख दिया था 2 से 3 दिनों के लिए। और फिर जब हमने देखा था तो हमें क्या दिखा था कि वो जो नेल्स के जो हमारे नेल्स है उनके ऊपर एक रेडिश कलर की लेयर आ गई है। वो रेडिश कलर की लेयर यही रस्ट थी जहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको करके भी देखने की जरूरत नहीं है। जो आप अपने आसपास देखते हो जो भी लोहे पर जंग लग जाता है वो रस्ट ही होता है। ठीक है, देर आर मेनी मोर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन केमिकल वेदरिंग बिसाइड्स वन मेंशन्ड अबव। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं केमिकल वेदरिंग के, लेकिन सब तो हम पढ़ नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने मेन यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स इंक्लूड मॉइस्टनिंग ऑफ टेबल सॉल्ट इन रेनी सीजन, एप्पल स्लाइसेस टर्निंग ब्राउन एक्सेट्रा। तो देखो जो टेबल सॉल्ट जब देखोगे, अगर आप उसमें कभी कभी नमी आ जाती है ठंडी के टाइम पे या फिर बारिश के टाइम पे, है ना, टेबल सॉल्ट थोड़ी ऐसे गीली गीली आपको लगती है, और जब आप एप्पल के पीसेस जब आप काट के रखते हो अपने आप ब्राउन हो जाते हैं। तो ये सब भी केमिकल वेदरिंग का ही पार्ट है, लेकिन अभी हम सब तो पढ़ नहीं सकते, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग, देखो अब बिसाइड्स मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो अभी हमने मैकेनिकल रीजन पढ़ लिया, केमिकल रीजन भी पढ़ लिया जिसकी वजह से पत्थर टूटते हैं। तो अभी बायोलॉजिकल रीजन भी होता है जिसकी वजह से पत्थर टूटते हैं। ठीक है, अब वो हम देखते हैं कि कैसे होगा। हैव यू विजिटेड एनी फोर्ट? क्या आप कभी कोई किले पर आपने विजिट किया है? हैव यू सीन ट्रीज ग्रोइंग ऑन देयर मिनारेट्स? तो मिनारेट्स उनके जो पत्थर के जो वॉल्स होते हैं उनका नाम है। तो क्या आपने देखा है कि कभी कभी उनके ऊपर पेड़ भी ग्रो कर जाते हैं? यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन पीसेज ऑफ रॉक्स गेटिंग सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्रीज। आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी पेड़ के जड़ जो होते हैं वो रॉक के अंदर से उसको अंदर से पियर्स करके पूरे अपने फैला लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पत्थर के छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं। ठीक है, एज द रूट्स ग्रो बिगर दे क्रिएट टेंशन इन द रॉक एंड स्टार्ट्स ब्रेकिंग देम। तो देखो अब जब एक पत्थर एक रॉक के थ्रू ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेड़ बड़ा ही होगा, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है रॉक के अंदर टेंशन डेवलप होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो पेड़ पत्थर को तोड़कर बड़ा होने लगता है। ठीक है, देखो ये भी बायोलॉजिकल वेदरिंग का एक पार्ट है। देखो कैसे ये इन पत्थरों के ऊपर ऐसे ऐसे आया है। तो अभी एक पॉइंट ऐसे आएगा ना कि जब इसकी जड़ इतनी ज़्यादा नीचे पहुंच जाएगी कि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, सारे स्ट्रक्चर्स टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो जो एंट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े एंटहिल्स बनाते हैं अपने, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, रैट्स और माइस, रैबिट, वर्म्स हो गया और बहुत सारे इंसेक्ट हो गए, ये सब भी बरोज में रहते हैं, ग्राउंड में बरोज बना के, यानी कि ग्राउंड के अंदर होल बना के वो लोग रहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है होल बनाएंगे तो वो वेदरिंग भी करेंगे, है ना। ढेर सारे पत्थर के पीसेस, छोटे छोटे पीसेस कर करके वो लोग अपना एक घर बनाएंगे, इसकी वजह से पत्थर टूटेगा, है ना। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड बरोइंग एनिमल्स। तो ये जो बरो में जो एनिमल्स रहते हैं हम उनको बोलते हैं बरोइंग एनिमल्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी वेदरिंग ऑफ रॉक अकर्स। ठीक है, अब क्योंकि वो अपना होल अपने जो अपना घर है कोई ज़मीन या पत्थर के अंदर अपना घर बनाने के लिए वो होल करेंगे, और उस होल की वजह से उस रॉक के अंदर या फिर वहाँ पे जितने भी सारे रॉक्स है उनके अंदर टेंशन डेवलप होगा और वो टूट जाएंगे। ठीक है, बिसाइड्स दिस एल्गे, मॉस, लाइकन, अदर फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि और प्लांट्स। ठीक है, एल्गे, मॉस, लाइकन ये सब प्लांट्स है। ठीक है, फ्लोरा मतलब और अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो भी पेड़ों के अंदर ग्रो करते हैं, सॉरी पत्थरों के अंदर ग्रो करते हैं, और इतना ग्रो कर जाते हैं कि एक पॉइंट पे वो उन पत्थरों को तोड़ देते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन वेदरिंग। ठीक है, ये देखो अभी ये जो है लाइकन आपका, ये भी एक पत्थर के ऊपर ग्रो कर रहा है। अब जब ऐसे ढेर सारे लाइकन इस पत्थर पे ग्रो करने लगेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये पत्थर कमजोरी से टूट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आपका मास मूवमेंट्स में क्या दिया है आपको। ठीक है,
तो देखो मास मूवमेंट क्या होता है हम देखते हैं। द वेदर रॉक मटेरियल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द स्लोप्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्यूमुलेट नियर द फुट हिल्स ऑफ द जेंटलर स्लोप। तो अब क्या होता है कि जो रॉक है, बड़े बड़े जो रॉक होते हैं, जब उनके पीसेस हो जाते हैं तो ये क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। देखो अभी मान लो ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये एक माउंटेन है और यहाँ पर जो माउंटेन का टॉप था इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर था, ठीक है, एक इतना बड़ा पत्थर इसके ऊपर हुआ करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, वेदरिंग होने लगी और इस पत्थर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में पत्थर टूट गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब तेज़ हवा चलेगी यहाँ पर, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है, हवा भी हो सकती है या कोई और रीज़न भी हो सकता है, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो लोग ऐसे यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आकर ये लोग ये जो माउंटेन है इसके फुट हिल पर ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको एग्जांपल देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो ऐसे इस मैनर में ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि जब जो रॉक होता है एक माउंटेन के टॉप पे, वो छोटे छोटे पीसीस में टूट जाता है तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आने लगते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं फुट हिल्स ऑफ जेंटलर स्लोप। ये देखो इसके फुट हिल पर ये एक्यूमुलेट हो गए। दिस प्रोसेस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर ईयर्स। तो अब ये बहुत सालों से ये प्रोसेस होते आ रही है, ठीक है। द वेदर्ड पार्टिकल्स फॉर्म अ कोनिकल हीप एट द फुट हिल्स। तो अब क्या होता है, एक कोनिकल हीप टाइप का ऐसा वो वेदर्ड पार्टिकल्स आपका बना लेते हैं कोनिकल शेप में, ठीक है। When the weathered particles move down due to gravity alone, the process is called as mass movement। तो अब क्या होता है कि जो भी वेदर्ड पार्टिकल जब कोई भी माउंटेन के टॉप से या कहीं से भी वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो खुद ब खुद नीचे आ जाए तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं मास मूवमेंट। अब मास मूवमेंट दो वे में होती है, इट इज़ रैपिड ऑन स्टीपर स्लोप्स वाइल इट इज़ स्लोअर ऑन जेंटलर स्लोप। बहुत ऑब्वियस सी बात है। ये देखो मैं अगर आपको बताऊँ कि अभी मान लो कि आप कोई स्लाइड में जा रहे हो और वो स्लाइड देखो, एक स्लाइड है जो कि मतलब मान लो यहाँ से है और वो स्लाइड मतलब आप बोल सकते हो ऐसी है, ठीक है, ऐसी है, और दूसरी स्लाइड जो है वो ऐसी स्लाइड है, ठीक है। अब मान लो कि आपको यहाँ से नीचे स्लाइड होना है, इन दोनों जगह के टॉप से स्लाइड होना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा कि ज़्यादा तेज़ आप यहाँ से नीचे जाओगे और यहाँ पे धीरे धीरे नीचे जाओगे, है ना, ठीक है। तो सेम वही तरीके से यहाँ पे बोला गया, जो छोटे छोटे पत्थर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से, ऐसे जब कोई स्लोप स्टीप होता है तो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आते हैं और जब जेंटल होता है तो धीरे धीरे नीचे आते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे आपको बोला गया था, ठीक है। अब देखते हैं रैपिड मास मूवमेंट के एग्जांपल्स हम देखेंगे। देखिए रैपिड मूवमेंट के एग्जांपल, रॉक फॉल्स, लैंडस्लाइड, लैंड सब्सिडेंस अकर्ड रैपिडली। तो ये जो तीन फिनोमिना है ये बहुत रैपिडली होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं हम देखते हैं। देयर इफेक्ट्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी मान लो यहाँ पर ये जो रॉक फॉल यहाँ पे हुआ है, मान लो यहाँ से कोई कार जा रही होती, अब जब कोई कार जा रही थी और यहाँ पे अचानक से पत्थर नीचे गिर जाते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है ना। अब मान लो यहाँ पर भी देखो जो लैंडस्लाइड हो रही है, अभी ये जो यहाँ पे भी शायद मुझे लगता है एक रोड था, देखो अगर ये रोड से कोई कार जाती तो ये लैंडस्लाइड होते ही क्या वो कार इसके अंदर नहीं दब जाती, ठीक है, और वहाँ पे जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे, है ना। तो इसीलिए ये जो रैपिड मास मूवमेंट ये अच्छे नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बुरे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है, ठीक है। अ थिक लेयर ऑफ वेदर्ड मटीरियल, नहीं पहले हम ये कह देते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज मोर इन द रीजन्स हैविंग ह्यूमिड क्लाइमेट एंड स्टीपर स्लोप, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा कहाँ पे होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि जहाँ पर पानी ज़्यादा प्रेजेंट हो, जिस रीजन के एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा प्रेजेंट होगा, और जहाँ पर स्टीप स्लोप यानी कि एकदम खड़ी चट्टान जहाँ पे भी होगी वहाँ पर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अ थिक लेयर ऑफ वेदर मटीरियल फॉर्म्स ऑन द स्लोप, ठीक है। तो अब एक थिक लेयर जो वेदर्ड मटेरियल की है वो बन जाती है इसके स्लोप के ऊपर। क्यों बन जाती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, पानी आपको पता है पानी वेदरिंग में हेल्प करेगा, है ना। ह्यूमिड क्लाइमेट में पानी बहुत ज़्यादा आता है तो वेदरिंग करेगा और उसकी वजह से एक थिक लेयर बन जाएगी, ठीक है। व्हेन इट रेन्स इन सच एरियाज द रेन वाटर पेनिट्रेट्स द वेदर्ड मटेरियल एंड देयर वेट इंक्रीजेस। तो अब देखो, अब जो यहाँ पर जो स्लोप था इसके ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे वेदर्ड मटेरियल्स थे। अब जब बारिश होगी यहाँ पे, तो बारिश होने के बाद जो वेदर्ड मटेरियल्स है ये उस बारिश के पानी को सोख लेंगे और एक टाइम पॉइंट वो इतने भारी हो जाएंगे कि वो ऐसे स्लाइड कर जाएंगे। देखो ये जो लैंड का पीस एक टाइम पे यहाँ पर था ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट था, लेकिन क्या हुआ कि स्लाइड होकर वो पूरा का पूरा जो इतना बड़ा पीस था वो नीचे आ गया, है ना। तो इसी को आप बोलते हो लैंड स्लाइड, ठीक है। द वेदर्ड मटीरियल्स मूव वेरी रैपिडली एंड कम डाउन द स्लोप, ठीक है। अब ये वेदर्ड मटीरियल ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे तो नीचे आएंगे नहीं, बहुत जल्दी जल्दी नीचे आएंगे, है ना। एग्जाम्पल, द मड स्लाइड एट मालिन विलेज ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो पुणे डिस्ट्रिक्ट के मालिन विलेज में भी एक बार ऐसा ही खतरनाक मड स्लाइड आपको देखने मिला था, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी ये जो वेदर्ड मटेरियल है ये नीचे नहीं आते बल्कि अपनी जगह पर ही ये सिंक कर जाते हैं। सिंक करना मतलब डूब जाते हैं, अपनी जगह पर ये डूबने लगते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्लम्पिंग। अगर वो अपनी जगह से स्लाइड हो गया तो हम उसे बोलेंगे लैंड स्लाइड, और अगर वो अपनी जगह पर ही रहकर अपने अंदर डूब गया तो उसको हम बोलेंगे स्लम्पिंग, ठीक है।
सच रैपिड मास मूवमेंट में ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की वजह से भी ऐसी मास मूवमेंट देखने को मिल सकती है ना। देखो लैंडस्लाइड भी देखने को मिल सकती है अर्थक्वेक की वजह से, और ये जो स्लम्पिंग वाला ये जो है ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि स्लम्पिंग का मतलब क्या होता है। स्लम्पिंग का मतलब जो वेदर्ड मटेरियल है वो अपनी जगह पे ही डूबने लगते हैं। तो ये देखो ये अपनी जगह पर ही डूबने लगे, है ना। देखो पहले जो हरियाली थी ये हर जगह पर हरियाली सेम ऐसी हरियाली थी, लेकिन वेदरिंग की वजह से देखो ये पार्ट अपने अंदर ही डूब चुके हैं। देखो ये सारे जो पार्ट है जहाँ पे पत्थर आपको दिख रहा है ये सारे अपने अंदर डूब गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको ऐसे बोल सकते हो स्लम्पिंग, ठीक है। अब देखते हैं, हमने अभी रैपिड मास मूवमेंट देखा, अभी हम देखेंगे स्लोअर मास मूवमेंट, ठीक है। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या देखा कि रैपिड मास मूवमेंट उन जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ पे खड़ी चट्टान होती है ना। इसी वजह से वो मूवमेंट रैपिड होता है। वहीं अगर ये टाइप की मूवमेंट्स स्लोअर मास मूवमेंट की अगर आप बात करोगे तो ये उन जगहों पे ज़्यादा होगा जहाँ पर स्लोप ज़्यादा स्टीप नहीं है, ठीक है। इन द एरियाज विद ड्राई क्लाइमेट एंड जेंटलर स्लोप मास मूवमेंट अकर स्लोली, ठीक है। जहाँ पे जेंटल स्लोप होते हैं वहाँ पे मास मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। सॉइल क्रीप इज अ कॉमन फिनोमिना इन सच एरियाज, ठीक है। तो अब सॉइल क्रीप नाम का एक फिनोमिना होता है, वो फिनोमिना अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये ऐसे टाइप के एरिया से बहुत कॉमन होता है जहाँ पे स्लो चट्टानें उतनी खड़ी नहीं होती, वहाँ पे ये जो आपका फिनोमिना है सॉइल क्रीप नाम का ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इन पेरीग्लेशियल रीजन्स अलोंग द स्लोप्स स्मॉल लेयर्स ऑफ सॉइल अक्यूमुलेट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सॉइल। तो अब क्या होता है कि जो चट्टान होती है, देखो यहाँ पर चट्टान होती है, ठीक है। अब इस चट्टान के ऊपर क्या होता है कि आपको यहाँ पर सॉइल की बहुत सारी लेयर्स यहाँ पे होती है, ठीक है। ऐसी लेयर्स चट्टान के ऊपर जमा होती है, लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पर एक जेंटल स्लोप है तो क्या होता है कि जो सॉइल की लेयर्स है ना धीरे 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 करके ऐसे धीरे धीरे करके नीचे आने लगते हैं, है ना। देखो ऐसे धीरे धीरे करके वो लोग नीचे आने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको सॉइल की चट्टान के ऊपर ना आपको एक सॉइल की ऐसे कंटिन्यूस आपको ऐसे लेयर सीढ़ी जैसी आपको लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये सीढ़ी है ना, एक स्टेयर है ये। देखो ऐसे ऐसे फॉर्म में आपको, क्योंकि धीरे धीरे नीचे आ रही है ना, तो ऐसा लगता है कि ये देखने में एक सीढ़ी बन गई है किसी भी चट्टान के ऊपर, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सॉलिफिकेशन, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बोला था ना सीढ़ी जैसा लगता है। देखो ये एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। देखो ऐसे नहीं लग रहा कि अभी कोई आदमी अगर यहाँ पे खड़ा रहे तो वो एक सीढ़ी के जैसे ये ऊपर चले जा सकता है। इसके ऊपर देखो एक पैर रखेगा, फिर एक पैर इस पे रखेगा, एक पैर इस पे रखेगा, है ना। देखो एकदम सीढ़ी जैसा लगता है। और मैंने आपको बता भी दिया है क्यों सीढ़ी जैसा लगता है, क्योंकि जो लेयर्स है वन बाय वन करके धीरे धीरे नीचे आते हैं। इरोजन, अब देखते हैं इरोजन का मतलब क्या होता है। देखो अभी इरोजन जो है ये डिटेल में तो आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बस आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि लाइक वेदरिंग एंड मास मूवमेंट इरोजन इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके बारे में जो इसका नाम है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स, तो हम एक्सटर्नल प्रोसेसेस के ही बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो वेदरिंग और मास मूवमेंट तो हमने पढ़ लिया, एक्सटर्नल प्रोसेसेस क्या होते हैं अभी हम इरोजन पढ़ेंगे, ठीक है। इरोजन अकर्स थ्रू वेरियस एजेंट। अब इरोजन बहुत सारे एजेंट्स के द्वारा हो सकता है। वो एजेंट्स कौन है? विंड हो गया, रनिंग वाटर हो गया, ग्लेशियर, सी वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सब के सब पत्थर के अंदर इरोजन करते हैं, ठीक है। अब ये पत्थर के अंदर कैसे इरोजन करते हैं, कब करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, ये इरोजन क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला भी गया है वी विल स्टडी द एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस बाय देम इन द नेक्स्ट लेसन, ठीक है। तो अभी इस इरोजन के द्वारा कौन से नए टाइप के लैंड फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं वो सब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 3 सॉरी, जिसका नाम है आपका एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स पार्ट 1, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स पार्ट 2, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझा होगा और इसके सारे के सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।